नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हमारे खास मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक जी। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सार्वजनिक जीवन में रहते हुए और इतने लंबे समय तक रहते हुए, चाहे वो मंत्री के रूप में इनकी भूमिका रही हो या कार्यकर्ता के रूप में रही हो या आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के राज्यपाल के रूप में, इतनी अलग अलग भूमिकाओं में इन्होंने अपने को बेदाग इतने लंबे समय तक कैसे बनाए रखा और उत्तर प्रदेश की जो हम कह सकते हैं कि विषम राजनीतिक परिस्थिति है, उसमें वे अपनी भूमिका किस हद तक और किस रूप में स्थापित करने का इरादा रखते हैं। महामहिम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम बातचीत की शुरुआत इससे कर रहे हैं कि इस समय देश में अचानक एक चर्चा शुरू हो गई है कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ रहा है और संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी अपील की है, खासतौर से विश्व हिंदू परिषद से, कि वे कोई ऐसा कार्यक्रम का आयोजन न करें जिससे सामाजिक सद्भाव बिगड़े। उत्तर प्रदेश एक लंबे समय तक इस सांप्रदायिक सद्भाव के बिगड़ने का शिकार रहा है, बहुत नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश का। एज ए गवर्नर आप किस रूप में देख रहे हैं इस पूरी परिस्थिति को जो देश में बनती दिखाई दे रही है और खासतौर से उत्तर प्रदेश में? मोटे तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि सद्भाव और सद्भाव बना के रखना ये अपने देश की वैचारिक मूल परंपरा है। जब कोई संसद में जाता है तो संसद भवन पर एक बाहर संस्कृत श्लोक लगा हुआ है। वो ये कहता है कि अयम निजहा परो वेत्ति गणनाम लघुचेतसाम, ये मेरा ये तेरा, इस प्रकार का सोच छोटे दिल वाले रखते हैं। और दूसरे पंक्ति में उन्होंने कहा है कि उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जिनका चारित्र्य उदार है, उज्जवल है, ऐसे लोगों के लिए तो सारी दुनिया एक परिवार के जैसी। और मैं मानता हूं कि इस भारतीय विचार के अनुरूप भारत में केवल नहीं तो दुनिया में रहने वाले सब लोगों ने करना चाहिए। निश्चित तौर पर ये सद्भाव बना के रखना हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ जो जनसंगठन है, फिर सामाजिक स्तर पर हो, सांस्कृतिक स्तर पर हो, राजनीतिक स्तर पर हो, सबने इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि अपना व्यवहार ऐसा हो कि जिसके कारण मित्रता बनी रहे और जिसके कारण समाज में कुछ त्रुटियां निर्माण हो, इस प्रकार का व्यवहार न रहे। मैं ऐसा मानता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या विश्व हिंदू परिषद हो, या आपने मेरे पार्टी का नाम नहीं लिया, अब मैं भी उस पार्टी का नहीं रहा हूं क्योंकि राज्यपाल बनने के पहले मर्यादित भी नहीं लगता है कि अब पार्टी के नाम से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का भी इस्तीफा दे दिया, क्योंकि राज्यपाल की भूमिका में पार्टी से ऊपर उठकर काम करने की आवश्यकता होती है। और इसलिए इस प्रकार का सद्भाव बनाए रखना हर एक का कर्तव्य है, ऐसा मैं मानता हूं। राज्यपाल का एक रोल ये भी है कि जहां संविधान के अनुरूप, संविधान की मर्यादा के खिलाफ अगर कोई इलेक्टेड सरकार या कोई संस्था काम कर रही है तो संविधान की रक्षा के लिए अपने एंड से करेक्टिव एक्शन ले, ये भी राज्यपाल के दायित्व में आता है। ऐसी स्थिति में जब लगातार एक धर्मांतरण की बातें आ रही हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों से पहले भी आता रहा है, नॉर्थ ईस्ट से, और अब उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की चर्चा चल रही है पिछले 10-12 दिन से। क्या आपने इस तरह की खबरों के आधार पर या ये जो चर्चाएं चल रही हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार से कोई बातचीत की है, कोई जवाब तलब किया है अभी तक? ऐसा है कि एक संवेदनशील व्यक्ति के नाते और साथ ही साथ राज्यपाल के नाते ये जो इन दिनों में, मैं तो यहाँ आया हूँ 22 जुलाई को, तो उसके बाद जो प्रमुख घटनाएं हुई है उसके बारे में मेरा यहाँ के मुख्यमंत्री के साथ लगातार संपर्क रहा है। उदाहरण के लिए
मोहनगंज में ये बड़ी घटना हुई, एक महिला पर उनकी हत्या हुई, एक इस प्रकार का चित्र निर्माण हुआ। उनके रिश्तेदार मुझे आकर मिले, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की, साथ ही साथ उनको कुछ मुआवजा दिया जाए, बच्चों की पढ़ाई की जाए, इस प्रकार की मांग मेरे पास की। ये मांग मैंने केवल मुख्यमंत्री के पास पहुंचाई, इतना ही नहीं, तो मुख्यमंत्री को मैंने मेरे ओर से आग्रह भी किया कि ये जायज मांग है। और फिर अब जब देखता हूं मैं, तो मुख्यमंत्री जी ने उनके परिवार के लिए 10 लाख का सहायता राशि देने का मान लिया है। साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई के लिए भी उन्होंने कहा, उन्होंने 10वीं कक्षा तक का कहा, तो मैंने उनको सुझाव दिया है कि नहीं, पूरी शिक्षा का जो खर्चा है वो वहन करना चाहिए, या इसकी सीबीआई की जांच करे, इस प्रकार की उनकी मांग थी। तो वो मांग भी उनके पास पहुंचाई है और मुख्यमंत्री जी ने भी केंद्र सरकार के पास इस घटना की जांच सीबीआई के माध्यम से हो, इस प्रकार का आग्रह किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि संवाद के जरिए इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, सहारनपुर में सिख और मुसलमानों में एक संघर्ष हुआ, कर्फ्यू आ गई, वहां जांच करने की जो बात थी वो हुई। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है, उस घटना के साथ मुख्यमंत्री जी के साथ एक संवाद हमने रखा है। और मुझे लगता है कि राज्यपाल की भूमिका यही है कि ऐसी जो घटनाएं दिखाई देती है, जनमानस जिसके कारण आंदोलित होता है, ऐसे आंदोलित जनमानस को सरकार की ओर से एक योग्य प्रकार की दिशा दी जाए, ये काम होता है और वो काम मैं करता रहा हूं, करता रहूंगा। महामहिम, आप के सुझाव से या आपके संवाद के चलते मुख्यमंत्री ने तमाम करेक्शंस किए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, और चाहे मोहनलालगंज की घटना हो या और भी जो मुजफ्फरनगर या बाकी घटनाएं सहारनपुर की, इस अनुभव के आधार पर क्या धर्मांतरण की जो बात चर्चा में आ रही है, इसको लेकर आपके केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों ने भी मांग की है कि उत्तर प्रदेश सरकार को धर्मांतरण का जो ये मामला चल रहा है, इसकी जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। तो क्या आप धर्मांतरण के सवाल पर भी मुख्यमंत्री से बात करेंगे? ऐसा है कि जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है उसके बारे में लगातार मैं संवाद बना के रखूंगा, और ये धर्मांतर की घटना धर्मांतर की है नहीं है, यह देखने की प्राथमिक जिम्मेदारी जो है वो निश्चित तौर पर राज्य सरकार की है, और राज्य सरकार ने इसमें दखल दी है, ऐसा मैं मान रहा हूं, और दखल देने के बाद योग्य रास्ता उन्होंने निकालना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद महामहिम से जानने की कोशिश करेंगे कि राज्यपालों की भूमिका को लेकर एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर एक डिबेट चल रहा है, और हम कहें कि पोस्ट इमरजेंसी या प्री इमरजेंसी जो डिबेट चलता था कि राज्यपाल की नियुक्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, और उस समय जो डिबेट चलता था उस समय महामहिम भी एक राजनीतिक दल के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में हिस्सा लिया करते थे। अब राज्यपाल बनने के बाद महामहिम की क्या राय है, इस पर जानने की कोशिश करेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। प्रायोजक हैं आयुर्वेद न्यूट्रीगेन, द स्मार्ट वे टू गेन वेट, और एक्वागार्ड, शुद्ध से बढ़कर सेहतमंद पानी। गोलगप्पे पानी पूरी क्यों खाते हो चोरी चोरी? जब घर में एवरेस्ट की पानी पूरी, हम नो चोरी चोरी। घर में आई एवरेस्ट की पानी पूरी। एवरेस्ट पानी पूरी मसाला, टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। चुन के देख परख के कूट कूट के निखरे जो हो मिर्ची हम अपनाए, जैसे एवरेस्ट का तीखा लाल। सही तीखा, सही लाल, तीखा लाल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महामहिम, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप सब लोग एक बहुत लंबे समय तक सक्रिय राजनीति में रहे, और जब
राज्यपालों की नियुक्ति हुआ करती थी, पॉलिटिकल लोगों को, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को राज्यपाल बनाया जाता था, तो आप सब भी विरोध किया करते थे और कहते थे कि राज्यपाल की जो कुर्सी है, राजभवन को राजनीति का अड्डा नहीं बनाया जाना चाहिए। अब जो नई सरकार आई है देश में, उन्होंने भी कुछ पॉलिटिकल लोगों को राज्यपाल के पदों पर नियुक्त किया है। आपको भरोसा है कि जिस तरह से आपने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया राज्यपाल बनने के पहले, उस तरह से बाकी लोग भी आप द्वारा स्थापित इस उच्च जो हम कहें कि परंपरा है और मानदंड है, इसका पालन करेंगे राज्यपाल की कुर्सी पर बैठ के? संविधान में जो बातें कही और उसमें राज्यपाल की जो भूमिका है, आखिर राज्यपाल किसी को नियुक्त करना है तो वह राजनीतिक पृष्ठभूमि का है और कोई आधिकारिक भूमिका का है, इसमें हम विवाद करते बैठेंगे तो ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल रहेगा। बात यह है कि राज्यपाल की भूमिका निभाने का जब वो शपथ लेता है संविधान को हाथ में रखकर कि मैं संविधान के अनुसार व्यवहार करूंगा, तो फिर वो कोई राजनीति में हो, कोई अधिकारी हो, कोई खिलाड़ी हो, सबने उसके अनुसार चलना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक लोगों को राज्यपाल नियुक्त करने की एक परंपरा है, वो भी परंपरा जैसी बन गई है और इसलिए उसमें ऐसी कोई खराबी है ऐसा नहीं। बात इतनी है कि नियुक्त करने के बाद उन्होंने पार्टी के हितों के ऊपर उठकर काम करते रहना चाहिए। मुझे जो लगा वो किया और मुझे लगता है कि यदि मेरी बात ठीक है तो बाकी के लोग भी उसके अनुसार अनुकरण करें। एक बात निश्चित है और मुझे लगता है कि उसके बारे में गलतफहमी बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, वो ये है कि आखिर राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और राष्ट्रपति जो चुनी हुई केंद्र की सरकार है उसके सलाह पर, अपने विवेक के आधार पर राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। और इसलिए राजनीति में जो काम करता है वो अछूता हो गया या ब्यूरोक्रेसी में जो जिसने अच्छा काम किया वो अछूता हो गया, इस प्रकार की भूमिका बिल्कुल नहीं है। जिन्होंने दुनिया देखी है, जिन्होंने सरकार देखी है, जिनका लोगों के साथ संबंध है, इस प्रकार के जिनको हम अंग्रेजी का शब्दों का उपयोग यदि करना है कि जो मैच्योर है, ऐसे लोगों के लिए यह पद देना योग्य है। और यह भी समझना चाहिए केवल परंपरा के लिए नहीं कि जब सरकार बदलती है तो यह निश्चित तौर पर राजनैतिक इस प्रकार की नियुक्ति होती है। इसमें कोई संदेह किसी ने रखने की जो आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो केंद्र की सरकार है वो पार्टी की सरकार होती है और वह सरकार राष्ट्रपति को सलाह देती है, राष्ट्रपति उसके अनुसार काम करते हैं। और इसलिए राजनीति में जो है उसको नियुक्त नहीं करना चाहिए, इतनी बात, ये बात विचार की दृष्टि से बराबर नहीं। लेकिन करना क्या क्या चाहिए और जो होता रहा, और करना तो ये चाहिए कि जब नियुक्ति करते समय वह कोई राजनीतिक पद का हो या कोई ब्यूरोक्रेट हो, उसकी नियुक्ति करने वाली सरकार जब बदलती जाती है तो उसने स्वयं होकर, स्वयं प्रेरणा से अपने पद से अलग होना चाहिए। ऐसा होता रहा है। देखिए, जैसे राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है, वैसे केंद्र में प्लानिंग कमीशन है और प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष और प्लानिंग कमीशन के सभी सदस्य, वह उनकी भी नियुक्ति इसी प्रकार से होती है। और जब सरकार बदलती है, अब इस समय पर भी जब सरकार बदली तो प्लानिंग कमीशन के सभी सदस्यों ने अपने इस्तीफे दिए। तो उसी प्रकार का व्यवहार जो राज्यपाल दूसरे पार्टी के हैं उन्होंने स्वयं होकर करना चाहिए, किया नहीं, इसलिए इस समय पर एक विवाद खड़ा हुआ ऐसा दिखता है। एक और बात है कि आप चूंकि बहुत स्ट्रेट हर चीज का जवाब दे रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपसे कुछ और स्ट्रेट सवाल पूछा जा सकता है कि क्षेत्रीयता के आधार पर जो पॉलिटिकल स्लोगन्स क्वाइन किए जाते हैं, क्षेत्रीयता के आधार पर जो क्षेत्रीय राजनीति करते हैं, उसको आप कहां तक जायज मानते हैं? क्या वो देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए उचित है? नहीं, ऐसा है कि क्षेत्रीयता क्यों
पनपती है या क्यों बढ़ती है वो देखना चाहिए। कई जगह पर क्षेत्रीयता एक अन्याय किया जाता है, इस भूमिका के कारण बढ़ती है और इसलिए ऐसी अन्यायपूर्वक व्यवहार न रहे तो निश्चित तौर पर ऐसी बात नहीं होगी। लेकिन क्षेत्र की भी कुछ विशेषता होती है और उस विशेषता के अनुरूप, समझो मैं महाराष्ट्र से हूं, मराठी। अब मैं मराठी कहने के बाद स्वाभाविक तौर पर छत्रपति शिवाजी के बारे में हमारे मन में आदर होगा। वही आदर होना चाहिए पश्चिम बंगाल के लोगों में या उत्तर प्रदेश के लोगों में, लेकिन जो परिस्थिति होती है उसके कारण नहीं होता है। लेकिन क्षेत्रीयता एक सीमा तक, वहां की भाषा है, भाषा के आधार पर भी कई बातें आ जाती है। अब अपना देश इतना बड़ा है और इतनी संपन्न भाषाएं हैं, लेकिन केवल भाषा के आधार पर कोई राजनीति करता है तो निश्चित तौर पर अपना देश जिस प्रकार से बना हुआ है, अपना संविधान जिस प्रकार से बना है, संविधान भी कई भाषाओं को इस प्रकार की मान्यता देता है। संविधान भी जो पिछड़े हुए क्षेत्र है उनको विशेष अधिकार देने की बात करता है और इस भूमिका में व्यवहार यदि होता है तो मुझे लगता है कि क्षेत्रीयता नहीं बढ़ेगी। लेकिन क्षेत्रीयता लक्ष्मण रेखा का यदि हम विचार करें तो कुछ सीमा तक अच्छी भी रहती है। भाषा का विकास हो, अलग अलग प्रकार के विचार हो, इसलिए क्षेत्रीयता का भी एक महत्व है। और क्षेत्रीयता और प्रादेशिक और साथ ही साथ देश के भाव, इसको जोड़ने का काम करते रहना चाहिए। ऐसा जब होता है तो किसी को राणा प्रताप के बारे में आदर होगा, किसी को गंगा के बारे में होगा, किसी को कृष्णा नदी के बारे में होगा, गोदावरी के बारे में होगा। अब ये गंगा का जो महत्व है, कृष्णा नदी का जो महत्व है, गोदावरी का है, एक दृष्टि से देखा जाए तो क्षेत्र का है, एक दृष्टि से देखा जाए तो नहीं है। और इसलिए समन्वय मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज होती है और समन्वय के आधार पर क्षेत्रीयता और राष्ट्रीयता ये परस्पर विरोधी नहीं है तो परस्पर पूरक है। इस प्रकार से काम किया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। उत्तर प्रदेश में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं और तमाम प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान भी हैं, लेकिन हायर एजुकेशन की स्थिति देश के बाकी राज्यों से बहुत अच्छी नहीं है। क्या कारण है? इसको ठीक करने के लिए एक राज्यपाल के नाते आप क्या प्रयास कर रहे हैं, किस तरह से? ऐसा है कि कुल मिलाकर देश के उच्च शिक्षा की बात कहते हैं तो उच्च शिक्षा की कई सुविधाएं अपने यहाँ हो रही है, लेकिन उसके साथ ही साथ कुल मिलाकर विश्वविद्यालयों का शिक्षा स्तर नीचे जा रहा है। ये विसंगति है, लेकिन ये हकीकत है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के कानून के तहत विश्वविद्यालय बने, 24 बने हैं और उस कानून के तहत जो राज्यपाल होता है वही उनका चांसलर होता है और बाकी के जो है वाइस चांसलर होते हैं, कुलपति होते हैं। तो ये 24 विश्वविद्यालय जो है, ऐसे विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ अलग अलग लगभग आधा घंटा प्रत्येक से मैंने गए 6-7 दिन में बातचीत की, उनसे ये समझने की कोशिश की कि उनकी कौन सी कठिनाइयां हैं, सरकार के साथ कौन से उनकी समस्या अब तक सुलझी नहीं गई है। उदाहरणार्थ ऐसा है कि कुछ पोस्ट सैंक्शन करना है तो पोस्ट सैंक्शन नहीं हुए तो इसके कारण शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है या रजिस्ट्रार मंजूर नहीं किया गया है, वगैरह वगैरह। और राजभवन के साथ भी कुछ समस्याएं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के कामकाज में यदि कोई गलत बात होती है तो उसका अपील वाइस चांसलर निर्णय करेंगे, लेकिन उससे किसी को नाराजगी है तो वह अपना अपील राज्यपाल के साथ कर सकता है। तो राज्यपाल के पास भी इस प्रकार की कई बातें आती है। तो ये दोनों अलग करके मैंने सबसे चर्चा की और हर एक को मैंने कहा कि आप सरकार के साथ जो बातें हैं वो मुझे लिख कर दीजिए, राज्यपाल के साथ जो जुड़ी हुई बातें हैं वो लिख कर दीजिए
और उसमें से 4 बिंदु मैंने सामने रखे। पहला बिंदु यह था अभी के दृष्टि से कि क्या सबके एडमिशन्स हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। जो परीक्षाएं के परिणाम आने चाहिए थे वो अब भी कुछ विश्वविद्यालयों के नहीं आए हैं। मेरे पूर्व राज्यपाल जो जोशी जी थे उन्होंने एक सीमा डाली थी कि 30 जून तक सभी परीक्षाओं के परिणाम आने चाहिए, लेकिन वो नहीं आए। तो क्यों नहीं आए हैं, ये दूसरी बात। तीसरी बात, प्रवेश के बाद परीक्षा पास होने के बाद भी कॉन्वोकेशन दिया जाता है। तो मैंने देखा कि कुछ यूनिवर्सिटीज में, विश्वविद्यालयों में 2-2, 3-3 साल कॉन्वोकेशन नहीं होता है। तो मैंने तो सारी चर्चा के बाद उनको एक कैलेंडर बना के दिया है। 24 में से 3 यूनिवर्सिटीज नहीं है तो वहां से डिग्री प्राप्त कर समय लगेगा और 2 साल का। तो बाकी के 21 को मैंने मेरे यहां से डेट्स दिए कि भाई ये डेट पर आपका कॉन्वोकेशन होना चाहिए। कोई कारण से आपको सुविधा नहीं होगी तो दूसरा आप डेट जो होगी वो मुझे बता दीजिए, लेकिन जो मैंने 21 बताया उसमें से कोई मत ले लो। ऐसा करके एक सुचारू ढंग से कॉन्वोकेशन के आखिर विद्यार्थी पढ़ाई करता है 4 साल 5 साल, परीक्षा पास होता है और उसको सम्मान से जो डिग्री मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, विडंबना है। तो इसमें सुधार किए जा सकते हैं और शिक्षा का स्तर भी बढ़ाने की दृष्टि से जो आवश्यक चीजें हैं, इस सारी बातों को लेकर मैं मुख्यमंत्री जी के साथ व्यक्तिगत चर्चा करूंगा और उसमें से रास्ता निकालूंगा। मैंने उनको ये भी कहा है कि इस प्रकार की बात मैं जानकर ले रहा हूं और 15 अगस्त के बाद एक दफे बैठकर इसके विषय में चर्चा करेंगे और केवल चर्चा नहीं, निर्णय करने की कोशिश करेंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय ऐसा मंत्रालय है जिसके बारे में कहा जाता है कि औद्योगिक घराने तय करते हैं कि कौन पेट्रोलियम मंत्री होगा, और जो पेट्रोलियम मंत्री कुछ चुनिंदा औद्योगिक घरानों के इशारे पर काम नहीं करता है उसको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। आप पेट्रोलियम मंत्री रहते हुए अपने को किस तरह से बचा के रखे और क्या आपके जो मौजूदा पेट्रोलियम मंत्री हैं उनको निजी तौर पर सरकार के हित में और देश के हित में कुछ वो मंत्र बताने की कोशिश करेंगे जिसके रास्ते पर चल के आपने उस मंत्रालय को चलाया था? देखिए, एक बात तो जानकारी के तौर पर खुद का अहम बताने के लिए नहीं, लेकिन 1963 में 1963 केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और पेट्रोलियम ये 3 विभाग का एक ही मंत्रालय था। 1963 में पेट्रोलियम और नैसर्गिक वायु ये अलग मंत्रालय बन गया और अभी हम 2014 में हैं। 51 साल हो गए। 51 साल में 5 साल जिसने पेट्रोलियम मंत्री करके काम किया है वो अकेला आदमी एक ही है और वो राम नाईक है। इसलिए तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। इसलिए पहली बात मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ वाजपेयी जी है, हम नीति निर्धारित करते थे और नीति निर्धारित करने के बाद उसमें ईमानदारी से, प्रामाणिकता से काम करने की आवश्यकता है। वहां बड़े बड़े अट्रैक्शंस होते हैं और ये अट्रैक्शंस देश के हित में, आज अपनी इतनी बुरी परिस्थिति है, हमारे समय पर 70% कच्चा तेल हम आयात करते थे, अब 80% हो गया है। देश का उत्पादन जिस प्रकार से बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ा और कच्चा तेल तो आना ही चाहिए, कारें चलनी चाहिए, ट्रेन चलनी चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए, वगैरह वगैरह बातों के लिए, और इसलिए आयात करना पड़ रहा है और आयात करते समय बहुत पैसा देना पड़ रहा है। और इस भूमिका में पेट्रोलियम की जो नीति अपनानी चाहिए वो नीति ठीक प्रकार से बनानी चाहिए और फिर उसको कार्यान्वयन करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि गए 10 साल में ये बात नहीं हुई। 4 पेट्रोलियम मंत्री हो गए। अब 4 पेट्रोलियम मंत्री जिसमें मणिशंकर अय्यर जैसे एक दृष्टि से देखा जाए तो विद्वान, फिर जिनको अच्छा ज्ञान है व्यापार का, ऐसे मुरली देवरा जी पेट्रोलियम के मंत्री थे, उसके बाद जयपाल रेड्डी थे और फिर मोइली जी थे। तो एक नीति न होने के कारण इस प्रकार की बातें होती है और नीति का क्रियान्वयन, मुझे ऐसा लगता है कि ये यदि हो तो कोई तकलीफ नहीं है। देखिए, देश में
कच्चे तेल का, गैस का उत्पादन बढ़ाना चाहिए। सीधे नजर से यदि हम काम करते हैं, और ये दबाव की जो बात है ना, अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार से देखते हैं। मुझे ऐसा कोई दबाव किसी ने लाया नहीं, क्योंकि वो भी जानते थे कि ऐसे दबाव से मुझ पर कोई परिणाम होने वाला नहीं। बताऊं उसकी कहानी एक छोटी सी? जी जी बताइए ना। देश के कच्चे तेल के आयात पर कुछ उपाय करके हमने गन्ने का जो सीरा होता है उसमें से एथेनॉल निकालता है, और एथेनॉल पेट्रोल में मिक्स किया जा सकता है, मिश्रण किया जा सकता है। और आज ब्राजील में पेट्रोल में 25-30% इथेनॉल मिश्रित किया जाता है। तो अपने यहां भी करना चाहिए करके, मैं जब मंत्री था तब हमने 5% पहले वर्ष में और 2 वर्ष के बाद 10% मिक्स करेंगे तो किसानों को भी लाभ होगा, गन्ना उत्पादक किसान, शुगर फैक्ट्रीज को भी लाभ होगा, देश की आयात भी कुछ मात्रा में कम होगी। इस प्रकार से हमने निर्णय लिया। हमने निर्णय लेने के बाद तुरंत 15 दिन में हमारे पास बड़े बड़े लोग आए कि भाई आपने निर्णय किया। मैंने कहा भाई किसानों के हित में किया है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इसमें से एक ऊर्जा मिलेगी, इसके लिए लिया। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इसका हमारे व्यवसाय पर गंभीर परिणाम होगा। शुगर इंडस्ट्री पर? शुगर इंडस्ट्री पर नहीं, उसमें से शराब बनाने वाले, मोलेसेस से जो लोग शराब बनाते थे, शराब जो बनाते हैं उसको अंग्रेजी में एक अच्छा नाम भी दिया जाता है कि वो लोग आए और फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई आपकी बात तो सही है कि आपको सस्ते में अब मोलेसिस नहीं मिलेगा, शीरा नहीं मिलेगा, ये बात तो सही है, लेकिन मैं ग्रामीण किसानों के हित में ये निर्णय किया है, मैं इसमें परिवर्तन करना उचित नहीं मानता हूं। रामनाथ जी, जो सबसे बड़ी बात है वो कन्विक्शन की है और ईमानदारी की है। आपने जिस कन्विक्शन, जिस ईमानदारी से उस मंत्रालय को चलाया, और अभी आपने कहा कि मुरली देवड़ा जी के पास व्यापारिक ज्ञान भी था, बावजूद इसके 4 मंत्री बदल गए 10 साल में, और गैस का भंडार भी ज्यादा है देश में, लेकिन गैस की और पेट्रोलियम के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या आपको उम्मीद है कि मौजूदा जो सरकार है वो इतना संवेदनशील है कि उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने में कोई परहेज नहीं करेगी, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि अगर भरपूर मात्रा में गैस है तो उसका सही दिशा में प्रयोग हो, उसका भंडार, उसको निकाला जाए और देश की जनता तक पहुंचाया जाए? मुझे लगता है कि उसी बात को लेकर तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, और जहां तक इस विषय का संबंध है, अभी के जो पेट्रोलियम मंत्री है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह एथेनॉल को उत्पादन को बढ़ावा देने का निर्णय भी किया है और उसके अनुसार वो चलेंगे। देखिए, हर जगह पर इस प्रकार से यदि काम होता है तो निश्चित तौर पर लाभ होगा, और पेट्रोलियम क्षेत्र में बहुत इसकी आवश्यकता है, क्योंकि लोगों को दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसका बोझ बढ़ती हुई कीमतों के कारण, फिर बढ़ती हुई कीमत गैस की होगी, बढ़ती हुई कीमत पेट्रोल की होगी, डीजल की होगी, माल ढोने की होगी, बिजली उत्पादन की होगी, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन बोझ आम आदमी पर पड़ता है। और आम आदमी को बचाने के लिए स्वस्थ इस प्रकार की पेट्रोलियम नीति होनी चाहिए और उसके अनुसार उसका व्यवहार भी करना चाहिए। और मुझे लगता है कि मोदी जी की सरकार सक्षम है इस बात में। और अभी प्रधान जो मंत्री बने हैं उनका सरनेम प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान, उनकी और मेरी बातचीत भी हुई है। मुझे जो लगा वो मैंने उनको बताया भी है, और एक युवक इस प्रकार का पेट्रोलियम मंत्री बना है, वो निश्चित रूप से अच्छा काम करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। थैंक यू।